इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? मुझे पता है आपका आंसर ना ही होने वाला है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमें देखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज एंड वी नो दैट कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखता है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली होल्ड है वहां से उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी प्रेजेंट हैं जहां पे एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाता, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है? लूजली बाउंडेड है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उन सब्सटेंसेस के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंडक्टर्स। एंड इफ वी कंबाइन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर टुगेदर वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी सेफली। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वायर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक वायर को देखें तो इलेक्ट्रिक वायर के कोर को अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट है, जो कि क्या है? कंडक्टर है। वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जबकि जो इलेक्ट्रिक वायर की कोटिंग होती है वो किस चीज की बनी हुई है? प्लास्टिक की, विच इज इंसुलेटर। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सेफली हैंडल कर पा रहे हैं अगर हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर को कंबाइन कर देते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी को हम दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी जो है हमारी, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। डायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि मूविंग है। जबकि स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? जो कि मूवमेंट में नहीं है, स्टैटिक है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। अब हमें पहले से ही पता है हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस हैं इनके बारे में हम पहले से ही छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से देखेंगे। देखो चार्जेस हैं क्या, डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मटेरियल। ठीक है, मैटर हमें पता है क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे कुछ मास है, स्पेस है और वॉल्यूम है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये उस मैटर की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अदर सब्सटेंसेस को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के केस में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अब जो चार्जेस है वो कैसी यूनिट है, कैसी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। इतनी चीज हमें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम चार्जेस के टाइप देखें तो हमें पहले से ही पता है, एक हम होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये चीज भी हमें छोटी क्लासेस से ही पता है। मान लेते हैं ये दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसी जगह पे अगर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस है,
ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, अट्रैक्ट। क्लियर? तो हमें ये चीज पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज क्लियर हुई। वैसे ही अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है चार्जेस की जो हम पहले से पता है, जस्ट रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि चार्जेस क्या है। हमने ये जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस वाला टॉपिक है ये भी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार प्रॉपर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले। हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो वही सब एक बार हम देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली जो टर्म है वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये होता है जो खुद में से क्या करे, कंडक्शन करवा पाए, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से बहुत इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ? देखो एक बार डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम द पार्टिकल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो सब कैसे एक्ट करते हैं, कंडक्टर की तरह। अगर हम एक जर्नल बोले तो जर्नली जो मेटल्स होती है हमारी, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसा क्या होता है मेटल्स में कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? इसका रीजन अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इंसुलेटर्स को देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टर्स का। द सब्सटेंसेस दैट रेजिस्ट द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वुड, ग्लास, क्लॉथ एंड प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो सब क्या है, इंसुलेटर ही है। कंडक्टर का मतलब जिसमें से फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंपल, राइट? अब जहां पे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज हो पा रहे हैं। देखो फिर से समझते हैं। मेटल्स के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, केमिस्ट्री में आपने ये चीज पढ़ी है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं अपने वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, अब क्योंकि मेटल्स बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पा रहे हैं, यानी कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड है, राइट? तो इजीली निकल जाएंगे, तो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो रहा है। इसी वजह से जो मेटल्स हुई वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, राइट, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स की साइड पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाइंड होते हैं, राइट? टाइटली बाइंड होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसी वजह से जो इंसुलेटर्स है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहला है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज मूवमेंट में नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इस केस के अंदर हमने एग्जाम्पल देखा है, जैसे अगर हम बलून को अपने बालों के ऊपर रब करते हैं तो थोड़ी देर में देखेंगे कि जो हेयर है, जो बाल है, वो बलून से चिपकने लगेंगे और खड़े हो जाएंगे, राइट? तो वो जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। उस केस में क्या होता है, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं दोनों की दोनों बॉडीज के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब इस चैप्टर के अंदर हमें डील करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। करंट का मतलब ही होता है फ्लो करना। हम बात करते हैं विंड करंट की, वाटर करंट की, तो उसका मतलब ही क्या है, फ्लो। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, यानी कि जब चार्जेस मूवमेंट में होंगे
तो उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी से ही हमें डील करना है इस चैप्टर में। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले बेसिक चीज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। क्लियर, सर्किट के बारे में जानेंगे। देखो डेफिनेशन देखते हैं, अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ मेड अप ऑफ वायर्स ऑन विच एन इलेक्ट्रिक करंट रन्स। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ है, ठीक है, जो कि वायर से बना है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट रन करता है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वायर्स, राइट। अब देखो ये सब चीज है, ये जो सिंबल है ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है, ये हम पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आ चुके हैं, बट अभी हम थोड़ी देर में फिर से देखने वाले हैं, कुछ नए सिंबल्स क्लास 10th में आपको सीखने हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है वायर्स का, क्लोज्ड पाथ है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। अब जो हमारा सर्किट होता है वो दो टाइप का होता है, पहला है हमारा क्लोज्ड सर्किट, दूसरा होता है हमारा ओपन सर्किट। तो वन बाय वन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, देखो, एन ओपन सर्किट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इन विच करंट डज नॉट फ्लो। ओपन सर्किट मतलब वो ब्रोकन है, ठीक है, वहां पे करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाले सर्किट की बात करें तो ये हमारा कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है, ये ओपन सर्किट क्यों है, यहाँ पे ये देखिए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, बटन्स को, स्विच को, की है ये, राइट, इसको क्या कहते हैं, हम की कहते हैं। यहाँ पे ये जो की है ये अभी हमने ऑन नहीं किया है, ये क्या है, अभी ऑफ ही है स्विच। अगर हम स्विच को ऑफ ही रखेंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे जो ग्लो है वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्विच ही ऑन नहीं किया है अभी। क्लियर, तो इस वजह से यहाँ पे भी कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट कनेक्शन। ओके, इनकम्प्लीट कनेक्शन है, इस वजह से यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे क्लोज सर्किट की, तो क्लोज सर्किट का क्या मतलब होता है, क्लोज सर्किट अलाउस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड मूव, यानी कि इसके अंदर कंप्लीटली हमारा जो कनेक्शंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, एंड कंप्लीट कनेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है। अब इस केस में ये जो हमने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया है इसको, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि हमने स्विच को ऑन कर दिया है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, अब ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया है। जैसे ही कंप्लीट हुआ तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, एंड जो हमारा बल्ब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्लियर हुआ, ओपन एंड क्लोज सर्किट में ये डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो, चार्ज इन मोशन को ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो चार्ज इन मोशन है, यानी कि करंट की जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, कैपिटल आई से। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हम सारे फॉर्मूलाज में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आई से ही करंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, चाहे वो सर्किट डायग्राम हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, तो करंट को जब हम डिफाइन करेंगे, यानी कि करंट का क्या मतलब हुआ, चार्ज इन मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इन मोशन का मतलब वही हुआ ना, करंट को ही हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो करंट है क्या, करंट को किस तरीके से डिफाइन किया है, देखो, चार्ज इन मोशन, ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। किसका एरिया लिया है हमने, कंडक्टर का, यानी कि वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, हमें डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा, करंट, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, करंट, आई इज इक्वल्स टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्या हो गया, Q अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको हम बार बार न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने इस चैप्टर का पढ़ा है, राइट। अब हम इस चैप्टर के अंदर सबकी SI यूनिट देखने वाले हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी,
कूलम थी। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? एम्पियर होगी, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब इस चैप्टर के अंदर ना हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसकी SI यूनिट देखेंगे। अब हम उसकी SI यूनिट को आगे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। क्लियर? पहले एक बार एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो हमने फॉर्मूला अभी सीखा उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। हमें करंट दे दिया गया है, यानी कि I हमें गिवन है कितना, 0.5 एम्पियर गिवन है, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हमें टाइम भी दे दिया गया है, टाइम कितना है, 10 मिनट्स दे दिया गया है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, राइट? ओके, अब यहाँ पे टाइम को देखिए, ये जो टाइम आपको गिवन है ना, ये दे रखा है मिनट्स में, और हमें पता है पहले से ही कि जो मिनट है वो SI यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। इस वजह से इस केस में सबसे पहले हमें मिनट्स को सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट में 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट? हमसे पूछा क्या है, 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करेंगे I की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, 0.5 एम्पियर, राइट? चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, एंड जो टाइम है वो कितना हो गया, 600 एम्पियर, सॉरी 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लीकेशन ही करना है हमें, 0.5 इंटू 600। इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या ध्यान रखना है, हमेशा अगर CGS यूनिट गिवन है तो कभी भी उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। आंसर हमेशा किस में रिपोर्ट करना है, SI यूनिट में रिपोर्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, और एंड में उसके यूनिट भी लिख के आने हैं आंसर के। ओके, अब यहाँ पे हम चार्ज निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम, C से रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसको। क्लियर? नेक्स्ट हमें देखना है कुछ सिंबल्स है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, जो हम जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सिंबल्स पता होने चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिकल सेल, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेल आता है ना वॉच के अंदर डालते हैं हम, ठीक है, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज का है, सेल का है। ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़े वाला है ना, जो बड़े वाला स्ट्रोक है ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटे वाला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव वाला क्या है बड़ा और नेगेटिव वाला स्ट्रोक क्या है छोटा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बैटरी। बैटरी क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स को हम इकट्ठा कंबाइन कर देते हैं तब हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। तो हमने यहाँ पे एक सेल की रिप्रेजेंट देख लिया, इसको ही हम आगे ऐड करते चले जाएंगे तो ये हमारी क्या बन गई, बैटरी बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्लग की और स्विच, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ना स्विच अगर ओपन है, ओपन का मतलब क्या हुआ कि अभी वहां पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, सर्किट क्या है, ओपन है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड स्विच और प्लग। ठीक है, इसको क्या दिखाएंगे, बीच में बस एक डॉट लगा देंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज को दिखा रहा है, राइट? नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं तो उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से ना मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर एक दूसरे पे क्रॉस करिए, वहां पे ज्वाइंट नहीं है तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। अगर बात हुई बल्ब की तो बल्ब को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो सिंबल है ना, ये वाले सिंबल्स थोड़े से नए हैं आपके लिए। रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है सीखेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। पहले सिंबल देख लेते हैं, रेजिस्टर को किस तरीके से दिखाते हैं, ये जो जिगजैग लाइंस है इस तरीके से हम रेजिस्टर को दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, बीच में बस रेजिस्टर बना के बीच में एरो लगा देंगे, या फिर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा देंगे, तो ये क्या शो करता है, हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये हम बीच में ए लिख देंगे, इसको सर्कल में बंद कर देंगे, और ये सिंबल किसका है, एमीटर का है।
बस यहाँ पे आपको टर्मिनल जरूर मेंशन करने, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज को। ये भी एक डिवाइस है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जिस तरीके से एमीटर को रिप्रेजेंट करा है सेम उसी तरीके से हम वोल्ट मीटर को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें देखना है एम्पियर। जो हमने एसआई यूनिट पढ़ी थी, करंट की एसआई यूनिट क्या थी, करंट की एसआई यूनिट थी एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्या होता है, कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए अभी हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं। हमें ये फॉर्मूला पहले से पता है कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, हमें पता है ना, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का क्या होता है ऐसा यूनिट 1 एम्पियर, ठीक है। ओके, चार्ज क्या है, कूलम होता है, 1 कूलम अपॉन टाइम क्या है होता है 1 सेकेंड होता है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया थ्रू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पासिंग इन 1 सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर में से, अगर किसी कंडक्टर यानी कि किसी वायर में से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, तब वो जो करंट है उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। क्लियर हुआ। फिर से पढ़ते हैं, देखो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑफ 1 कूलम। चार्ज कितना, 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड के लिए किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में से पास हो रहा है तो उस पर्टिकुलर करंट को क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी भी यूनिट्स को हम डिफाइन करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। इस केस में हम कन्वेंशनल करंट देखेंगे एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है काफी बार। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले हमें पता है कि करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बल्ब का सिंबल ये है, ये हमारा क्या है, एमीटर है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, एक बैटरी लगा दी है। इस बैटरी के पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का हमेशा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। कभी भी ऐसा अपोजिट नहीं कर देना कि बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है पहली बात। तो अब हमें सीखना है करंट की डायरेक्शन क्या है। जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड पे क्या होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। जबकि हमें पता है कि करंट जो है वो है क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड वी नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पे होगा। यानी कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन तो ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। जबकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कहाँ से होने वाला है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि ये जस्ट अपोजिट है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, हमें पता ही नहीं था कि जो करंट है उसके अंदर वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, कुछ डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम पे साइंटिस्ट ने सोचा, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज का जब फ्लो होता है तो वो हायर से लोअर की साइड पे होता है, इसी वजह से कन्वेंशनली ये फिक्स कर दिया गया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही होगी। बट बाद में जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई और हमें पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल वो फ्लो करने वाले हैं। तो उस टाइम पे अगर हम चेंजेस करते तो बहुत प्रॉब्लम आती, थोड़ा सा मेस क्रिएट हो जाता। इस वजह से ये मान लिया गया कि कन्वेंशनल करंट तो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, जबकि हमें अंदर से ये चीज पता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है दोनों डायरेक्शंस को। क्लियर। ये जो सिंबल है ये आपका की का सिंबल है, यानी कि प्लग कह सकते हो आप, प्लग का सिंबल है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो एमीटर क्या होता है। एमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, करंट। यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विद द डिवाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सीरीज की मैंने बात की, क्या है सीरीज? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम एमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। सीरीज का मतलब होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट वाला बल्ब, ये सेकंड बल्ब, ये थर्ड बल्ब एंड ये फोर्थ बल्ब, इस तरीके से मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट, सीरीज में एक लाइन में मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन बल्ब्स को कैसे कनेक्ट कर लूं, कुछ पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है बल्ब्स, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एमीटर को कनेक्ट करोगे किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर जब एमीटर को आप बनाओगे तो उसको हमेशा कहाँ पे रखना है, सीरीज में ही कनेक्ट करना है। ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द डिवाइस, ठीक है। जो भी डिवाइस है वहाँ पे, ठीक है, बल्ब है या कुछ और है, ठीक है, वहाँ पे हमें हमेशा एमीटर को सीरीज के अंदर ही कनेक्ट करना है। ये जो डायग्राम है, सॉरी, ये जो आपको फोटो पिक्चर दिखाई दे रही है किस चीज की है, एमीटर की है। अब ये एमीटर को आप जाके खुद फिजिक्स लैब में देख सकते हो, आपको कोई भी आपकी टीचर मना नहीं करेगी, इसको देखना कैसा दिखता है ये, राइट। एंड क्लास 11th एंड 12th में तो आपको एमीटर के थ्रू काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डिवाइस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, यूज्ड टू मेजर द स्मॉलर करंट्स। अब जो एमीटर है वो भी करंट को मेजर कर रहा है, गैल्वेनोमीटर भी करंट्स को मेजर कर रहा है, तो काफी बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, बट कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना वो स्मॉलर करंट्स को मेजर करता है, यानी कि जहां पे बहुत कम एम्पियर करंट आ रहा होगा ना तो उसको भी अगर मेजर करना है हमें, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। ये काफी सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव करंट्स को भी मेजर कर लेता है, पिक कर लेता है। दूसरी बात क्या है, इट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एमीटर जो है हमें ये नहीं बता रहा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, बट गैल्वेनोमीटर हमें उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, देखो यहाँ पे क्या है, बीच में 0 है, अगर हमारा जो निडल है वो इस साइड पे फ्लो करती है, सॉरी इस साइड पे मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दूसरी, एंड यहाँ पे मूव करेगी तो करंट की डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन बताता है एंड सेंसिटिव करंट्स को मेजर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके अंदर काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो उसको समझने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमने ये 2 टैंक्स लिए हैं। पहला है हमारा टैंक ए, दिस इज टैंक बी। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे बीच में लगा रखी है हमने टैप, ठीक है। जैसे ही मैं इस टैप को ऑन करूंगी, हमें पता है कि यहाँ पे जो वाटर है वो ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, तो जैसे ही मैं टैप को ऑन करूंगी तो वाटर का फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एंड जो पानी है वो हायर वाले टैंक, जहाँ पे पानी ज्यादा है, हायर अमाउंट वाले टैंक से लोअर के अंदर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। मान लेते हैं दोनों का लेवल यहाँ पे आके क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। अब इस केस में आगे जो है फ्लो नहीं होगा पानी का, यहाँ पे रुक जाएगा। अब इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मूवमेंट होता है वाटर का या किसी भी सब्सटेंस का कब तक, जब तक दोनों लेवल्स इक्वल नहीं हो जाते। कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस की वजह से ही क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, किसकी, फ्लो हो रहा है, किसका, वाटर का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमको पहले पता है, क्लियर हो गया है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। जैसे वाटर के फ्लो के लिए हमने क्या देखा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वहां पे लेवल्स के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। तो ऐसा ही केस कुछ हमारा करंट के केस में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी होता है। क्लियर? तो देखिए अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम देखेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट वहां पे हमें करना पड़ेगा। वहां पे लेवल्स के बीच में तो डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी फ्लो ऑफ किसी भी चीज का फ्लो हो पाएगा, ठीक है।
ओके तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बैटरी इज यूज्ड टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। बैटरी को हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गई है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, देखो अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, देखो द वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी टू मूव इट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगाना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर बैटरी को टू मूव दैट पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल लीजिए उसको, या फिर आप उसको क्या कह लीजिए, वोल्टेज कह लीजिए। अब यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला देखते हैं, V से क्या दिखाया हमने, V रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन अपॉन में क्या है, चार्ज। देखिए फिर से पढ़ते, देखो डेफिनेशन क्या है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी टू मूव इट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना वर्क लगाना करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर बैटरी को टू मूव इट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड है जो हमें ध्यान रखना है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये चीज क्लियर हुई। अब हमें देखनी है SI यूनिट। जैसे हमने देखा करंट के केस में जो SI यूनिट थी वो क्या थी, एम्पियर थी। वोल्टेज की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, देखो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करें। डिफाइन 1 वोल्ट, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge is known as 1 volt। कभी भी हमें किसी भी यूनिट को अगर डिफाइन करना होगा तो हमें क्या देखना है उस केस में, हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला में उसकी यूनिट पुट करेंगे एंड वहीं से ही डिफाइन कर देंगे। देखो हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, अब जो वोल्टेज है उसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 वोल्ट। वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 जूल, एंड जो चार्ज है वो क्या होता है, 1 कूलम्ब होता है। ठीक है, ये हमने निकाल ली इसके फॉर्मूला से। अब हम यहाँ पे फिर से डेफिनेशन को देखेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क काम करना पड़ता है टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है, जितना वर्क डन हो रहा है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। फिर से मैं बोल रही हूँ कि जितने भी हम यूनिट डिफाइन करेंगे वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, जैसे एमीटर था जो करंट को मेजर कर रहा था, वैसे ही वोल्ट मीटर हमारा डिवाइस है जो कि किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। देखो यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पहली बात। दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जैसे हमने देखा एमीटर को हमेशा हम कैसे कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज कनेक्शन में लगा रहे थे, तो वैसे ही जो वोल्ट मीटर है हमारा उसको हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में हमारा हमेशा वोल्ट मीटर होता है। एंड ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी है, वोल्ट मीटर की है। क्लियर? इसको भी आप लैब में जाके देख सकते हैं, तो प्लीज जाके जरूर देख के आना। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर का काफी मेन जो आपका फॉर्मूला निकलने वाला है वो ओम्स लॉ से ही निकलने वाला है। ये है सर साइमन ओम्स, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एंड फिर इस लॉ के बारे में बताया था, जिसको हम आगे इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सर साइमन ओम्स ने क्या डिफाइन किया था ओम्स लॉ में। देखिए, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने सिंपल सी एक बात कही कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करने वाला है। सिंपल सा लॉ था जो उन्होंने दिया। ठीक है, अभी हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो उन्होंने क्या कहा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही क्या होने वाला है, करंट होने वाला है। ये बात उन्होंने हमें
बता दी, राइट। अब हमको ये पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं और उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, इक्वल टू का, तो एक क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, आर। अब ये जो कांस्टेंट आर है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, इसी को ही हमें आगे समझना है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है ये हमें सीखना होगा, ठीक है। देखो, R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। ये जो R है ये कांस्टेंट है गिवन मेटेलिक वायर के लिए, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सर साइमन ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था उसके थ्रू उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं V, एंड करंट के बीच में उन्होंने क्या प्लॉट किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। एंड ये जो ग्राफ था ये था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या इंक्रीज करेगा, करंट में इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी ग्राफ के थ्रू उन्होंने ये चीज को डिफाइन किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के, ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्टली ग्राफ दे देंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, कर्व था, कैसा था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विच शोज दैट कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड जैसे ही हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या है, R, एंड साथ में क्या आएगा, I। तो हमारे पास हमारा थर्ड फॉर्मूला आ चुका है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, V इज इक्वल्स टू RI। अब यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं। देखो, मानो हमें यहाँ पे करंट दे दिया गया निकालना, तो I निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो V अपॉन R हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ फॉर्मूला हो गया है। उसी तरीके से अगर मुझे R निकालना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर मेटेलिक वायर के लिए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो गया है। एंड वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस एंड I को मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट हमें देखना है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रेजिस्ट करना, अपोज करना, राइट। यहां से इतनी चीज हमें समझ में आई, तो क्या चीज अपोज कर रही है, देखो, द अपोजिशन caused by the atoms and the other subatomic particles in the path of moving electron is measured as resistance। यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो कोई ऐसी चीज है जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रही है, पुश बैक कर रही है, वो क्या है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा है, स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस उसको मिल रही है, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी अपोजिशन को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने करंट की देखी SI यूनिट, वोल्टेज की देखी, वैसे ही जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है, OHM, ओम, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखिए, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हमें डिफाइन करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू RI। हमें निकालना है 1 ओम, हमें 1 ओम की डेफिनेशन यानी कि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखो, R रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I, फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ लिखते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का हमें पता है क्या होता है, 1 ओम, ठीक है। एंड जो वोल्टेज V है उसका क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट करंट को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 एम्पियर से। यानी कि रेजिस्टेंस को 1 ओम रेजिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखो, 1 ओम इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, किसके, रेजिस्टेंस के इक्वल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट अप्लाइड। जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तब जो रेजिस्टेंस उसको अपने रास्ते में मिलती है, जो अपोजिशन उसको रास्ते में मिलती है, दैट अपोजिशन इज 1 ओम। क्लियर हुआ। इस फॉर्मूला से हम बस सारी यूनिट्स को डिफाइन करते चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ना हम लिखते जाते हैं जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। पहली इक्वेशन ये हो गई हमारी। दूसरी क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, देखो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जिसको मटेरियल ऑफ कंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें जिसको हम कहते हैं रो, राइट। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं जो मटेरियल, जो कंडक्टर है हमारा, उसके मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रो कह रहे हैं। अब ये जो है ना रो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अभी हम देखने वाले। ये तीनों फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को हमने कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया हुआ है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है अपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखो अब तीनों के तीनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो रेजिस्टेंस है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हुई। जैसे ही मैं यहाँ पे इस चीज को आगे बहुत ढंग से देखना, देखो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाऊंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं रो। ठीक है, रो L/A, ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर। R इज इक्वल टू रो L/A। रो इज व्हाट, रो क्या होता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो अब हम रेजिस्टिविटी देख लेते हैं कि होता क्या है। रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। ये उस पर्टिकुलर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो पर्टिकुलर खुद वो मटेरियल कितना अपोज कर सकता है करंट को, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है, और अगर हम आयरन की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करी है, लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जबकि रेजिस्टेंस सोनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इतनी चीज क्लियर हुई हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी को आगे देखेंगे। हमें फॉर्मूला इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखना, R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब हमें ना रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करनी है। देखो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लिया, R इंटू A अपॉन L। क्या करा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड रो का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है। तो रेजिस्टेंस इनटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन में क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सबकी हम यूनिट पुट करते जाएंगे। देखो यहाँ पे हमें रो की यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करनी है, बट हमें रेजिस्टेंस की पता है क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड अपॉन में जो लेंथ है वो क्या होगा, हमारा मीटर होगा। अब इस मीटर स्क्वायर से मीटर कट हो गया, क्या बच गया हमारा, ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, हमारी SI यूनिट है किसकी, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है, ओम मीटर है। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमको डिफरेंस देखना है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में, काफी बार पूछते हैं, ध्यान रखना। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपोजिशन बाय द एटम्स एंड द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि जो रेजिस्टिविटी क्या है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल कितना अपोज कर सकता है करंट को।
नेक्स्ट देखो, इट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यूड प्रॉपर्टी फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, एंड जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, जस्ट अभी हमने पीछे देखा, क्लियर। तो ये जो डिफरेंस है ना रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स। ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है, हमें भी तो शॉक लग जाता है, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो हमारी बॉडी का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्सन, जो हमारी बॉडी में से कितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर करंट के फ्लो को लेके, ठीक है, उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा उसी मैग्नीट्यूड का करंट हमारी बॉडी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं वो क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, देखो, अगर यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 है, तो उस शॉक को, उस इलेक्ट्रिक शॉक को हम क्या कहते हैं, माइल्ड शॉक कहते हैं, यानी कि वो तो माइल्ड है, उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कई बार माइल्ड शॉक लग जाता है ना, तो यूं थोड़ी कि डेथ ही हो गई माइल्ड शॉक से, ठीक है। अगर 5 है तो पेनफुल शॉक है, 10 है तो क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स, आपके जो इनवॉलेंटरी मसल्स है उनके अंदर कंट्रैक्शन हो सकता है अगर 10 है तो। 15 है तो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स, मसल्स के ऊपर से कंट्रोल आपका हट जाएगा, ठीक है। एंड अगर 70 पहुंच गया है तो उस केस में क्या हो सकता है, सीवियर शॉक है, एंड इस केस में डेथ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाटा मैंने आपको दे दिया, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा यहाँ से कुछ भी, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे डाटा नहीं पूछेंगे, दिस इज जस्ट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर मतलब बहुत ज्यादा, और कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टेंस होना, यानी कि जिसमें से करंट बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाए, यानी कि जहां पे अपोजिशन हो ही ना। कोई ऐसा पाथ है, मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि रोड काफी बड़ी होती है, 6 लेन है, ठीक है, वहां पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, मान लेते हैं सुबह का टाइम है, बहुत फास्टली हम हमारे व्हीकल को वहां से लेके जा सकते हैं, कोई अपोजिशन ही नहीं आ रही, एंड रोड जो है वो काफी स्मूथ बने हुए होते हैं हाईवे के, ठीक है, तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी की, यानी कि जब कंडक्टेंस के, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रहा है, अगर रास्ते में कोई अपोजिशन ही ना आए, ठीक है, तो कंडक्टिविटी कैसी होगी, सुपर होगी, फास्टली होगी, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो, द मटीरियल शोइंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जीरो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, यानी कि कोई भी अपोजिशन होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस है, एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड, और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, सुपर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी जो है, मरकरी क्या है, ऐसी मेटल जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे भी। मरकरी को कहाँ यूज करते हैं हम, थर्मोमीटर में। ये आपका क्विक रिवीजन, ठीक है। अब जब मरकरी है, जब हम उसको 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे लेते हैं तो वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जितनी भी रेजिस्टेंस है वो सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होती है। इस वजह से मरकरी कैसे एक्ट करेगी, उस 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे कैसे एक्ट करेगी, सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करेगी। अब ये पॉइंट देखिए, देखो, सुपर कंडक्टर्स है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे सुपर कंडक्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो जीरो है, यानी कि लॉस तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, एफिशिएंसी बिल्कुल 100% आनी चाहिए इस केस में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या है, पावर ट्रांसमिशन ऑन सुपर कंडक्टर्स मीन्स वर्चुअली नो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी लॉस हो ही नहीं रहा है वहां पे, तो ये तो हमारी रिसोर्सेज की बचत हो गई यहाँ पे, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट इस केस में हो सकता है। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर कैन बी यूज्ड इन मेकिंग सुपर मैग्नेट्स, ठीक है।
अब मैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, राइट। तो वहां पे क्या होता है, हम मैग्नेट्स को जब बनाते हैं तो हमें अगर ऐसा अगर हमें कोई सोर्स मिल जाए, यानी कि जैसे सुपर कंडक्टर्स है, वहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हम सुपर मैग्नेट्स को वहां पे डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप कहोगे कि मैम आप तो सारे ही टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हो, बट ये सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये गिवन भी है, हमें इसका डेरिवेशन टाइप थोड़ा सा करना है। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये बात हमको पता है, ठीक है। ओके, अब हमने दो कनेक्शंस पढ़ने हैं। पहला, अगर हम रेजिस्टर को कहाँ पे लगाएं, सीरीज में कनेक्ट कर दें, पहला केस। दूसरे केस में हम अगर रेजिस्टर को कहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होगा, करंट रिमेन सेम, करंट कैसे रहेगा, सेम रहता है, जबकि वोल्टेज डिवाइड होती है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, सर्किट डायग्राम से समझेंगे। इस सर्किट डायग्राम को देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर हुआ। ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो हमारा एमीटर है ना, यहाँ से देखो, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही ये कनेक्टेड है, क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा इसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से कनेक्टेड है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं, अब देखो हमने रेजिस्टर्स को यहाँ पे क्या लगाया, सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। देखो ये हमारा रेजिस्टर 1, ये 2 सेकंड रेजिस्टर, ये थर्ड रेजिस्टर, तीनों रेजिस्टर को मैंने कैसे अप्लाई कर दिया, देखो सीरीज में लगा दिया है। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, करंट रिमेन सेम, यहाँ पे करंट सेम रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया आई, ठीक है, ये आया, यहाँ से पास हुआ आई, एंड यहाँ से भी करंट पास हो गया, ठीक है। तो करंट तो पूरे सर्किट के अंदर सेम ही रह रहा है, क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, करंट रिमेन सेम। दूसरा जो पॉइंट लिखा है, ये क्या है, वोल्टेज डिवाइड। वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। ये कैसे हुआ, देखो अब हमको पता है कि जो वोल्ट मीटर है वो क्या कैलकुलेट करता है, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, राइट। अब हमने ये चीज देखी थी कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, जबकि जो हमारा वोल्ट मीटर होगा उसको कैसे कनेक्ट करना है हमेशा पैरेलल में। तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टर है उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वाला V1, ठीक है, वोल्ट मीटर V1, ये सिर्फ और सिर्फ R1 का ही वोल्टेज मेजर करेगा, इसको हम पैरेलल में लगाएंगे। फिर जो रेजिस्टर R2 है उसके पैरेलल में हमने V2 लगाया, ये R2 का वोल्टेज करेगा। एंड ये जो R3 है इसका वोल्टेज कौन कैलकुलेट करने वाला है, V3 कैलकुलेट करने वाला है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये V1 अलग, V2 अलग एंड V3 अलग, 3 वोल्टेज यहाँ पे आने वाली है। यानी कि सीरीज कनेक्शन में करंट तो पूरे सर्किट के अंदर आई ही है, सेम है, जबकि जो वोल्टेज है वो क्या है, डिफरेंट है तीनों रेजिस्टर की, यानी कि वोल्टेज क्या हो गई है, डिवाइड हो गई, क्लियर। अब इसी चीज को हम समझने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर। पैरेलल के अंदर देखो तीनों रेजिस्टर को एक दूसरे के कैसे लगाया गया है, पैरेलल लगाया गया है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ठीक है, R1 R2 R3, ये क्या है, हमारा पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज में कैसे किया था हमने, ऐसे एक तीनों रेजिस्टर को सीरीज में लगा दिया था, तो ये सीरीज है एंड ये क्या है, पैरेलल है। अब हमने देखना है, देखो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट यहाँ पे डिवाइड करता है। सीरीज में क्या हो रहा था, करंट डिवाइड नहीं कर रहा था, करंट क्या था, सेम था थ्रू आउट द सर्किट। यहाँ पे क्या है, करंट डिवाइड करता है, जबकि वोल्टेज सेम रहती है। ये कैसे हो रहा है, देखो हमारा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकला आई करंट आया, ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके अंदर जाएगा, डिवाइड हो गया I1, फिर यहाँ पे जाएगा I2 एंड यहाँ पे जाएगा I3। तो यहाँ पे तीनों I1 I2 I3 तीनों फिर से यहाँ पे कंबाइन करके क्या बना देंगे, I बना देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, क्योंकि 3 डिफरेंट वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तीनों अलग अलग पैरेलल में है, तो यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 जा रहा है। यानी कि यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, हमारा
डिवाइड कर रहा है, जबकि हमको पता है जो वोल्ट मीटर है वो कहाँ कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो इन तीनों के पैरेलल में जब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो इन तीनों की ही वोल्टेज ये मेजर कर देगा, यानी कि इनकी तीनों की जो वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कहा, पैरेलल कनेक्शन में करंट तो डिवाइड होता है जबकि जो वोल्टेज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पे देखो, अब ना आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा कि ये सीरीज है या पैरेलल कनेक्शन है। अब मुझे ये वाला कनेक्शन बताना, ये कैसा कनेक्शन है। देखो मुझे आपको ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सीरीज है या पैरेलल है। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल दिख रहा होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कनेक्शन है दिस इज सीरीज, ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट गया, यहाँ पे आई, यहाँ आया, यहाँ पे आया आई, यहाँ पे भी आया आई, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया आई। पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में करंट सेम रह रहा है आई। जब तक करंट I1 I2 I3 या मैनी मोर में डिवाइड नहीं होता है तब तक वो कनेक्शन कैसा होगा, हमारा सीरीज। तो आपको देखना है जहां पे करंट डिवाइड कर जाएगा I1 I2 I3 में, उसको हम क्या कह देंगे, पैरेलल कनेक्शन कह देंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमको आगे फर्दर देखना है रेजिस्टर इन सीरीज। सीरीज के अंदर जब हम रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देंगे तो सीरीज में जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी, मान लेते हैं ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इन तीनों को कहाँ लगा दिया गया है, सीरीज में लगा दिया गया है, एंड हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इस सर्किट की। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या है, देखो इसके अंदर हमें पता है कि जो वोल्टेज है ना वो क्या रहती है, सेम नहीं रहती, वो क्या रहती है हमारी, चेंज होती है, जबकि करंट क्या रहता है, सेम। इसके अंदर भी करंट आई है, इसके अंदर भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, बट जो रेजिस्टर नंबर 1 है R1 का जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 है, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है। R2 का क्या है, V2 है, एंड R3 का जो वोल्टेज है वो क्या है, V3 है। क्लियर हुआ। तो देखो V इज इक्वल टू टोटल V की अगर हम बात करते हैं, टोटल वोल्टेज इस सर्किट की कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला हमें पता है, राइट। अब हम यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, हमको क्या निकालना है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। अगर हम V1 R1 रेजिस्टेंस के अंदर, R1 जो हमारा रेजिस्टर है इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। तो हमने क्या लगाया, देखो V इज इक्वल्स टू IR ना, तो करंट तो सेम है, I ही है, रेजिस्टर कौन सा हमारा, R1 है, तो क्या हो गया है V1 की वैल्यू, V1 इज इक्वल्स टू IR1। अब रेजिस्टर नंबर 2 में जब हम निकालेंगे, रेजिस्टर 2 में क्या निकाली हमने, वोल्टेज निकाली, V2 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IR2। सेम इस केस में V3 इज इक्वल्स टू IR3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू IR1 पहला, V2 इज इक्वल्स टू IR2 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3 ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमको ऊपर देखो हमने क्या देखा है, टोटल V अगर हमें वोल्टेज निकालनी है तो V इज इक्वल्स टू इस पूरे सर्किट की V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड हमने यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन तीनों को V1 V2 की V3 की वैल्यूज को हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखो इस तरीके से हमने पुट कर दिया। देखो फिर से लिखते हैं यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR, ये हमें पता है। ठीक है, टोटल V क्या था, V1 प्लस V2 प्लस में V3। ठीक है, अब जो V है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, IR। V1 की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की क्या है, IR1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम IR1, इसकी क्या थी IR2, इसकी क्या थी IR3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब करंट तो सब में कॉमन है, ये कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, यानी कि जब भी कनेक्शन सीरीज में होगा तीनों रेजिस्टर, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली सम कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1
प्लस R2 प्लस में R3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो ये है सीरीज में, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम एंड ये भी 1 ओम। ठीक है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जस्ट ऐड करेंगे R1, R2, R3 एंड R4। तो कितना हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। तो कितना हो गया टोटल 4 ओम हमारा ओवरऑल उस सर्किट का क्या आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है सीरीज कनेक्शन में। इजी था। आपको ना ये जो इसका डेरिवेशन है ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस, हमें ना रेजिस्टेंस दे दी गई है। कितनी दी गई है, 20 ओम रेजिस्टेंस दे दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप की है ये। ठीक है, किसकी है, लैंप की रेजिस्टेंस दे दी गई है। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस भी हमें दे दी गई है कितनी, 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब हमें वोल्टेज भी दे दी गई है 6 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल, एक तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्या है, करंट, द करंट थ्रू द सर्किट, और क्या निकालना है, आई, सर्किट का करंट और निकालना है हमें। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो लैंप है, जो कि 20 ओम का है एंड जो कंडक्टर है, ठीक है, वो दोनों का रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया। अब ये दोनों कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर हुआ। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो अगर हमें टोटल आर निकालना है, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐड करेंगे R1 प्लस R2, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं। ठीक है, तो R1 कितना गिवन है, 20 ओम एंड ये कितना है, 4 ओम गिवन है। तो सिंपल कर सकते हैं हम इसको, 24 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, एंड हमें अभी यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है। निकालना क्या है, दूसरे पार्ट में क्या गिवन है, हमें क्या पूछा है, द करंट थ्रू दी सर्किट, सर्किट से करंट कितना जा रहा है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ को। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, करंट, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला हो गया। वोल्टेज हमें गिवन है, कितनी वोल्टेज है, 6 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट लिख दिया हमने। एंड जो रेजिस्टेंस जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 24 ओम हमें रेजिस्टेंस गिवन है। एंड ये हमारा क्या निकल गया है, करंट निकल गया है। इंपॉर्टेंट, समझ में आया। ठीक है, एंड में आपको ध्यान क्या रखना है, सॉल्व करने के बाद क्या कर देंगे हम, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यूनिट जरूर लिखेंगे यहाँ पे, करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में है। अब पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है कि यहाँ पे करंट क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज हमारी डिवाइड कर रही थी, तो वैसे ही पैरेलल कनेक्शन में क्या डिवाइड कर रहा है, करंट। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I आया, ठीक है, यहां पे आते ही क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। यहां से I1 पास होगा, यहां से I2 एंड यहां से पास होगा I3, यानी कि R1 रेजिस्टेंस से I1 करंट पास हो रहा है, R2 रेजिस्टर से I2 करंट एंड R3 रेजिस्टर से I3 करंट पास हो रहा है। अब यहाँ पे इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज क्या रहती है, हमारी सेम रहती है, यानी कि फॉर R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर वोल्टेज हमारी सेम रहेगी, दैट इज V। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका टोटल रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे RP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमको पता है कि इस पूरे सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन है एंड यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है, तो टोटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज क्लियर हुई। अब फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। यहां से अगर मैं करंट का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, देखो हर एक रेजिस्टेंस के लिए, पहले R1 के लिए, हर एक रेजिस्टर के लिए मैं करंट कैलकुलेट करने वाली हूँ, क्योंकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले I1 काउंट कैलकुलेट करने वाली हूँ। I1 क्या होगा, देखो V अपॉन R, वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टर क्या हो गया 1, यानी कि I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है, R2 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं
क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, करंट I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2। वैसे ही अगर R3 के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ करंट को विच इज I3, तो ये कितना हो जाएगा V अपॉन में R3। अब हमने यहाँ पे I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिसको हम इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखो ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर जैसे हमने पुट किया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की आ गई एंड I3 की आ गई। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, देखो V अपॉन में RP, RP क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। अब जो वोल्टेज है वो तो सेम है सब में, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, देखो हमारा फॉर्मूला आया 1 अपॉन RP, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट था, आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो ये जो कनेक्शन है इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट पास किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आई आते ही I1 यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको मैं R1 कह देती हूँ, इसको मैं R2 कह देती हूँ एंड ये हमारा क्या है, R3 है। R1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा सबकी 3 ओम दे रखी है, R2 की कितनी है, 3 ओम है, ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है एंड जो R3 है वो क्या है, इसकी भी क्या है, 3 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं I1 और I2 दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों के करंट्स की वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी एंड यहाँ पे आके I1 एंड I2 कंबाइन करेंगे एंड इस वाले रेजिस्टर से R3 से जो करंट पास होगा वो I ही पास होने वाला है। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? अब हमको इस सर्किट डायग्राम में ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि ये जो R1 एंड I2 है, सॉरी R1 एंड R2 है, ये क्या है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकाल देंगे, अब वो ओवरऑल किसके सीरीज में है, इस R3 वाले रेजिस्टर के। तो सबसे पहले ना इन दोनों का पैरेलल ओवरऑल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। हमको पता है पैरेलल क्या होता है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, ये क्या है 1 अपॉन RP, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 2 अपॉन 3। ये जो 2 अपॉन 3 वैल्यू आई है ना, ये किसकी आई है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब इस वैल्यू को देखो ध्यान से, ये 1 अपॉन RP की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन RP की नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, RP इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। इसको कभी भी रिवर्स करके लिखना भूलना मत, ठीक है। डायरेक्टली 2/3 पुट करोगे आंसर आएगा गलत। हमेशा हमें क्या निकालना है, RP, 1 अपॉन RP की वैल्यू निकाल के आगे पुट नहीं कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1.5 आ गया ये, ठीक है। अब हमने देखो इसका ओवरऑल निकाल लिया है, तो ये क्या आ गया हमारा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जब ओवरऑल निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.5 ओम। अब ये जो है ये हमारे R3 वाले रेजिस्टर के, ये जो R3 रेजिस्टर है उसके सीरीज में है, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 3 ओम। अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। अब इस केस में हमारा जो R1 है वो RP है एंड जो R2 है वो क्या है, रेजिस्टर नंबर 3 है। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, 1.5 प्लस में 3 ओम को ऐड कर दिया, 4.5 ओम हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। क्लियर? तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है तो कैसा कनेक्शन होगा हमारा, पैरेलल। अगर करंट पूरा सीधा सीधा जा रहा है, आई करंट ही पास ऑन हो रहा है, तो कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में हमें देखना है, उसका फॉर्मूला देखेंगे। देखो, electrons when flow through the conductor it collides with the other atoms due to the friction the electron loses kinetic energy, ठीक है, kinetic energy in the form of heat। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, तो कोलिजन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है,
ठीक है, तो ये था रीजन कि हीटिंग इफेक्ट हो क्यों रहा है। अब इसी में आगे जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है, ये भी हीटिंग लॉ से ही कुछ रिलेटेड है। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखो इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, इस लॉ ने क्या किया कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। जितना उसके अंदर करंट पास हो रहा है ना उसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात उन्होंने ये कही, ठीक है। दूसरी बात क्या कही, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। एंड टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो हीट है वो करंट के भी टाइम पीरियड ऑफ द करंट यानी कि टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या कहता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो उस कंडक्टर से पास हो रहा है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टाइम पीरियड जितनी देर के लिए पास हो रहा है। अब जब हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बट अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला हमारा नहीं आया है, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टाइम, इन दोनों तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगाने वाली हूँ, इक्वल टू का साइन, ठीक है। जैसे ही इक्वल टू का साइन लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट के आ रहा है, आई स्क्वायर आर टी। इस केस में जो हमारा कांस्टेंट k है ना, ये कांस्टेंट k की वैल्यू है 1, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, ठीक है। तो 1 वैल्यू है तो 1 पुट करेंगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड टी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें हीट गिवन होगी, ठीक है, अगर हमें हीट फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है, देखो देख लेते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी दे दी है, दे दी गई है 20 ohms, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट यानी कि आई भी दे दिया गया है, आई कितना है 5 एम्पियर है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, टाइम भी दे दिया गया हमें कितना है 30 सेकेंड्स के अंदर कितनी हीट डेवलप होती है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करनी है ना। फॉर्मूला भी हमें अभी हमने देखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड टी, ठीक है। ओके, इस T को, ये T क्या है, टेम्परेचर नहीं है, टाइम पीरियड है, ठीक है। हाँ, हमें क्या निकालनी है, हीट। करंट हमें गिवन है कितना है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 20 ओम, एंड टाइम पीरियड कितना है 30 सेकेंड्स। यहाँ पे देखो जो सेकेंड्स है ना, किस ऐसा यूनिट में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मिनट्स में गिवन है तो उसको पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 30 सेकेंड, इसको आप सॉल्व करके अपना हीट की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा देखना है हमने इंटरेस्टिंग इजी एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम डेली लाइफ में अप्लाई कहाँ करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, किस चीज का बना हुआ होता है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, इसका सिंबल क्या होता है W, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ग्लोइंग इफेक्ट, बल्ब, ओके, यहाँ तक एक बार देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इस तरीके का फिलामेंट आपने कभी देखा होगा, आजकल तो ये वाले बल्ब यूज नहीं होते, ठीक है, बट पहले यूज होते थे। तो ये जो फिलामेंट है बहुत थिन होता है, किस चीज का बना हुआ होता है, टंगस्टन का। अब टंगस्टन ही क्यों यूज किया, क्योंकि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एंड क्या होता है, ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत। अब उसको हम क्या करेंगे, बहुत करंट हमने पास किया, करंट पास करने की वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे हीटिंग जनरेट होती है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये अब ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक ना करे, मेल्ट ना करे, इसी वजह से हमने ऐसा यहाँ पे मटेरियल यूज करा है, दैट इज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इतना ज्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो ग्लो करने लगता है, फिर भी वहां पे जो ये फिलामेंट है ये ब्रेक नहीं होता, मेल्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट देखिए,
बल्ब हैव आर्गन गैस। आर्गन गैस क्या होती है, सिंबल क्या है, आर्गन। नोबल गैसेस होती है हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन, राइट। तो देखो बल्ब हैव आर्गन गैस विच प्रोटेक्ट फिलामेंट फ्रॉम डिकेइंग। जो फिलामेंट है उसको डिके करने से बचाता है कौन सी गैस, आर्गन गैस फिल की जाती है बल्ब्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। आजकल जो घर है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी को यूज करते हैं। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सेम फंक्शन है, पहले हम ऐसे यूज किया करते थे, ठीक है। फ्यूज को कुछ इस तरीके के फ्यूज दिखाई देते थे, इनका भी यही फंक्शन है। एमसीबी भी फ्यूज की तरह ही काम करता है। काम क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर निकल एलॉय। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो फ्यूज होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, कॉपर निकल एलॉय के बने हुए होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, काफी लो होता है। देयरफॉर इट मेल्ट्स डाउन व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज एक्सीड्स। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, देखो घर में हमने क्या यूज करा है, क्या लगा रखे हैं, फ्यूज लगा रखे। मान लो कभी बहुत ज्यादा करंट आ गया, गलती से बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ करंट है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा करंट की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारा फ्यूज है इसके अंदर क्या है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। निकल कॉपर एलॉय का हमारा कॉपर निकल एलॉय का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ही हीटिंग से ये मेल्ट कर जाता है एंड सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होते ही आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा एंड हमारे जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। नहीं तो क्या हो, आग लग सकती है, हमारे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। तो इसी वजह से फ्यूज को यूज करते हैं। अगर ज्यादा करंट आ जाए, हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से मेल्टिंग हो जाएगी, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा एंड सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यही फंक्शन होता है हमारे फ्यूज का। नेक्स्ट जो है हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पानी गर्म के लिए हम रोड यूज करते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम नीचे जो बेस में प्रेस के लिए यूज करते हैं ना, कपड़े आयरन करते हैं। अब ये जो इमेज है ये आपकी है निक्रोम वायर की, ठीक है। अब जो जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पानी गर्म करने वाली रोड हो गई या फिर आपका आयरन हो गया, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, निक्रोम। निक्रोम इज अ एलॉय, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ निक्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निक्रोम पूछा जाता है आपसे। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। अब जो निक्रोम है उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब हमको देखना है कि निक्रोम किस किस मेटल का एलॉय है। निकल 60% प्रेजेंट होती है, क्रोमियम हमारा 12%, आयरन 26% होती है एंड जो मैग्नीज है जिसको हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, 2%, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो किस किस का एलॉय होता है, निकल, क्रोमियम, आयरन, निकल क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है। ध्यान रखना इन चार का होता है हमारा निक्रोम का एलॉय। नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, फिर से मैं कह रही हूँ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है। देखो इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होगी तो उससे क्या होगा, हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ज्यादा पोजीशन होगी तो हीटिंग ज्यादा होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए क्योंकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको तो हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयंस, ठीक है। अगर वो मेल्ट कर जाएगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड नॉट ऑक्सीडाइजेस एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे उसका ऑक्साइड ना बन जाए, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड नॉट बी इवन एट हाई टेम्परेचर। उसको कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम रख लें, उसका थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल का मतलब रिलेटेड टू हीट, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड ना कर जाए वो एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट करने के बाद भी वो एक्सपेंड नहीं करे, उसका साइज चेंज नहीं हो। क्लियर। तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे हीटिंग एलिमेंट्स के, जो हम देखते हैं जब भी उसको हम हीटिंग एज अ हीटिंग एलिमेंट हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट हमें देखना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, या आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है। T इज फॉर टाइम नॉट टेम्परेचर, ध्यान रखना। पावर क्या है, कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी
पावर कहते हैं। ठीक है, अब हमको पता है P इज इक्वल टू W/T, ये हमने डेफिनेशन से समझा। ठीक है, हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। क्यों? ठीक है, क्या वो इस चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q। अब यहां से हम इस W यानी कि वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो गया। अब हमने यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकाल ली है। अब इस वर्क डन को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू को, तो पावर इज इक्वल टू Q इंटू V/T। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। देखो इतनी चीज क्लियर है। अब हमको ये चीज भी पता है कि करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। क्या है, Q/T। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे क्या आपको Q/T दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे Q/T को हम क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, यानी कि पावर इज इक्वल टू V इंटू में I। राइट, क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। ये हमारा नया फॉर्मूला हो गया पावर का। एक तो ये है वर्क अपॉन टाइम, दूसरा क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, अब ना पावर के कुछ अदर फॉर्मूलाज भी हमें देखने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से हमें ये चीज पता है। ठीक है, अब हमें पावर का फॉर्मूला भी पता है, P इज इक्वल टू में VI, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI। V की वैल्यू क्या है, ये जो पावर के अंदर VI वाला V है ना, इसकी वैल्यू क्या है, IR। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पावर है P इक्वल टू VI, अब I को तो मैंने एज इट इज रखा, एंड जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, IR था, तो यहाँ पे मैंने IR पुट कर दिया। ठीक है, IR इंटू में I। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू I²R। ये हमारा अदर फॉर्मूला आ गया पावर का। ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, करंट I इज इक्वल टू V/R। ये कहाँ से आया, ये भी ओम्स लॉ से आया, V इज इक्वल टू IR है ना। ठीक है, I का फॉर्मूला निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये हमें पता है, एंड पावर का फिर से हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब P इज इक्वल टू VI में जो हमने I का फॉर्मूला देखा है ना, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पुट कर दी, इनटू में ये वोल्टेज है ही, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V²/R। ये हमारा अदर फॉर्मूला हो गया है पावर का। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देखो अब हमको देखनी है SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, WATT। इसमें वोल्ट और वॉट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, पावर की क्या होती है, वाट बोल सकते हैं इसको, वॉट बोल सकते हैं। अगर हमें 1 वॉट को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमको पता है पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, पावर कब 1 वॉट होगी, पावर कब 1 वॉट होगी, जब वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होगा, एंड जो हमारा करंट है वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, तब उस पावर को हम क्या कहते हैं, 1 वॉट। अब देखो डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट व्हेन ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, जब भी हमें कोई भी यूनिट को डिफाइन करना होगा तो हम उसके फॉर्मूला से उसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट फॉर द पावर। पावर के लिए जो वॉट है वो बहुत छोटी यूनिट है, इस वजह से अगर हम कमर्शियल पर्पस में पावर को यूज करते हैं तो हमें दूसरी यूनिट्स का यूज करना पड़ता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं। किलो का क्या मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या किया, किलो की जगह पे बस 1000 लिख दिया, तो इसका मतलब इसका जो कन्वर्जन हुआ 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के इक्वल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते, देखो कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर क्या है हमारी कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट पूछ लेंगे या फिर आपसे ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर पूछ सकते हैं, क्या होता है, किलोवाट होता है। राइट, अब देखो यहाँ पे किलोवाट आवर हमारी क्या है, कमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो यहाँ पे किलो की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1000 वॉट, एंड आवर्स को हमने सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कितना हो गया,
3600 सेकेंड्स हमारा आ गया। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। अब जो हमारा वॉट सेकेंड है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। क्लियर हुआ? ओके ओके, तो ये था हमारे कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब ना हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। हमें पावर जो था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, देखिए क्या है क्वेश्चन, विच हैज मोर रेजिस्टेंस। हमें ना पावर दे दी गई है, पावर क्या है, इसको P1 मान लेते हैं। P1 इज 100 वॉट किसी बल्ब के लिए एंड P2 हमें दे दी गई है 60 वॉट। ठीक है, हमें क्या बताना है, विच हैज मोर रेजिस्टेंस। हमें बताना है कि इन दोनों में से किसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा है, वो क्या है, मोर है। जस्ट अभी हमने पावर के फॉर्मूलाज देखे हैं, तो पावर का एक फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू V²/R। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पावर एंड रेजिस्टेंस आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर ज्यादा है, पावर क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि किस वाले पर्टिकुलर पावर, कौन से, किसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। किसकी पावर लेस है, 60 वॉट। ठीक है, तो P2 जो है उसका जो रेजिस्टेंस है 60 वॉट वाला जो हमारा बल्ब है, ठीक है, इसको लिखो कि जो 60 वॉट वाला जो बल्ब है, ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी 60 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी जो पावर है वो कम है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमें ना चार्ज दे दिया गया है, कितना है, 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें वोल्टेज भी दे दी गई है, ठीक है, वोल्टेज भी हमें दे दी गई है 12 वोल्ट। ठीक है, एंड पूछा क्या है, वर्क डन हमसे पूछा गया है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या देखा था हमने, V इज इक्वल टू W अपॉन, ठीक है, वर्क डन अपॉन में क्या था, चार्ज था, यही हमने पढ़ा था। काफी बार चार्ज को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, काफी बार कैपिटल से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज हमें गिवन है कितनी, 12 वोल्ट। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम W ही लिख देते हैं। एंड हमें क्या गिवन है, चार्ज 2 कूलम हमें गिवन है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू में 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, बट यहाँ पे आपको यूनिट जरूर लगानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि हमें वोल्टेज दे दी गई है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम्स, तो रेजिस्टेंस हमें दे दी गई है कितनी है, 1200 ओम। और क्या दे दिया गया है, वोल्टेज भी दे दी गई है, कितनी है, 220 वोल्ट है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट भी दे दिया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 वोल्ट। हमें दोनों केस में निकालना है, देखो, ठीक है, दोनों केस में निकालना है। यहाँ पे हमें कितनी दे दी गई है, 100 ओम के केस में भी निकालना है एंड 1200 ओम के केस में, दो दे दी गई है हमें। इस केस में ये R1 है, यहाँ पे जो R2 गिवन है ये हमें कितना है, 100 ओम गिवन है। वोल्टेज विल बी सेम 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट ही है। हमें निकालना क्या है, करंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम I1 बोल देते हैं, इसको हम I2 बोल देते हैं। ठीक है, ओम्स लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। क्या निकालना है हमें, करंट निकालना है। I इज इक्वल टू V अपॉन में R फॉर्मूला हो गया है। वोल्टेज कितनी गिवन है, 220 गिवन है एंड रेजिस्टेंस R1 कितना है, 1200। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया हमारा I1। ठीक है, इस केस में देखिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन में R फॉर्मूला है। करंट हमारा I2 निकालना है, I2 इज इक्वल टू वोल्टेज फिर से 220 वोल्ट गिवन है एंड इस केस में रेजिस्टेंस चेंज हो गया, 100 ओम है, तो यहाँ पे हम 100 ओम लिख देंगे एंड हमारा I2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो, लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किस
किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, L/A। जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, एंड ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या है, रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A, यानी कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल दैट इज रेजिस्टिविटी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है राइट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट थी ओम मीटर, अभी हमने सॉल्व किया था, क्लियर। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा गया है, देखो सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर हुआ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने इजी भी आते हैं, ठीक है, इनको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन मेकिंग बल्ब, क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस वजह से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम एनी टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, क्या यूज करते हैं, एक तो निक्रोम यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर, डिवाइसेस कौन से, अगर डिवाइसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक आयन या फिर पानी गर्म करने की जो इलेक्ट्रिक रोड आती है उसको हम यूज करते हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको VI ग्राफ गिवन है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे आपका है करंट विच इज I से, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे I करंट भी बढ़ रहा है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कौन से लॉ को शो कर रहा है, ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था। तो बी वाला पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ, ठीक है। और ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये भी आपका PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन आपका देखो 6 रेजिस्टेंस है, एक हेक्सागन के अंदर लगा रखे हैं, ठीक है। हर एक रेजिस्टर का जो वो है रेजिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 1 ओम है, कनेक्टेड इन द रेगुलर हेक्सागन। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पूरे एंटायर PQ जो कनेक्शन है इसमें ओवरऑल हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट I आया, यहाँ पे करंट I डिवाइड कर गया I1 में एंड यहाँ पे आ गया I2 में। अब इन तीनों में इसको हम ना, मैं R1 का नाम दे रही हूँ, ये R2 है एंड ये क्या है, R3 है, ठीक है। R1 R2 R3 में से कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि R1 R2 एंड R3, ठीक है, R1 R2 एंड R3 हमारे कहाँ है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। यहाँ पे इसको मैं बोल देती हूँ R4 R5 एंड R6। R4 R5 R6 में से जो करंट पास हो रहा है वो क्या है, I2 करंट पास हो रहा है। इन तीनों में से तो सेम करंट पास हो रहा है ना, इसी वजह से जो R4 R5 एंड R6 है ये भी क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। यानी कि हम क्या करेंगे, देखो RS टोटल निकालेंगे ऊपर वाले का एंड नीचे वाले का, इसमें क्या हो जाएगा 1 ओम एंड इसका भी क्या हो जाएगा 1 ओम। यानी कि RS जब हमने ऊपर वाले का निकाला, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है, R1 है, R2 है, R3 है, तो वैल्यू क्या आई, हमारी आंसर क्या आ गया, 3 ओम आ गया। सिंपल ऐड करेंगे। वैसे ही अगर हम सीरीज का निकालेंगे किस किस का, R4 R5 एंड R6 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 ओम आ जाएगा। अब देखो इसको ओवरऑल निकाल लिया हमने, कितना आया है 3 ओम, ठीक है, ठीक है, ये कितना आ गया 3 ओम। ऐसे ही नीचे वाला जो है इसको भी सीरीज में जब ओवरऑल निकाल लिया तो इसको भी कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, ये P है एंड ये Q है, अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। नाउ अब जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो हम 1/3 प्लस 1/3 करके इसकी RP की वैल्यू निकाल के एंड ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, 1/RP की, हमें इसको रिवर्स करना है एंड RP की वैल्यू निकाल के हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा। क्लियर हुआ? तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर के अंदर आपको सीरीज कनेक्शन के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, सारे फॉर्मूलाज की एक अलग से शीट बना लेना, ठीक है। चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े उनको एक लास्ट पेज पे लिख के सम अप कर देना, बार बार उसको रिवाइज करते रहना,
ठीक है, उन फॉर्मूला से ही डायरेक्टली आपको अप्लाई करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.